नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी माई वे 247 पे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फैक्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के से संबंधित डिस्कस करेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए, हम गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था। दिल्ली पर शासन करने वाले सुल्तान 3 अलग अलग वंशों के थे, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश, इल्तुतमिश ने शमी वंश तथा बलबनी वंश की स्थापना की थी। आरंभ में कुतुबी वंश के दास या गुलाम वंश के नाम दिया गया, क्योंकि इस वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलाम वंश, तो गुलाम वंश के अंतर्गत हम देखेंगे गुलाम की शासन किए। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक शासन किया। रजिया सुल्तान 1236 से 1239 तक शासन की। बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी तक शासन किया। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी तक शासन किया। नसरुद्दीन मोहम्मद 1246 से 1265 तक शासन किया। बलबन 1265 से 1287 ईस्वी तक शासन किया। तो हम लोग अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद गौरी के गुलामों में सबसे योग्य और विश्वसनीय कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जनजाति का था। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ चंद्रमा का देवता होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुरान पढ़ना सीख लिया, जिसके कारण वह कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 25 जून 1206 को लाहौर में हुआ था। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को विजित प्रदेश का प्रबंधक नियुक्त किया। 1208 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के भतीजे गियासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास मुक्त पत्र देकर सुल्तान की उपाधि प्रदान की। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिपह सलार की धारण की। अपनी दानशीलता के कारण वह लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला, वह पील बख्श यानी कि हाथियों का दान करने वाला के नाम से विख्यात था। इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। कुतुब मीनार का नाम प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया। इसने भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, पृथ्वीराज तृतीय के किले राय पिथौरागढ़ के स्थान पर निर्मित दिल्ली में, जबकि 2.5 दिन का झोपड़ा विग्रहराज विशालदेव के द्वारा निर्मित संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर अजमेर में बनवाया था। 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। आराम शाह 1210 ईस्वी में शासक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक की आकस्मिक मृत्यु के कारण उसका उत्तराधिकारी आराम शाह को लाहौर का 1210 ईस्वी में सुल्तान घोषित कर दिया गया। आराम शाह एक अक्षम और अयोग्य व्यक्ति था। अनेक तुर्क सरदारों ने उसका विरोध किया। दिल्ली के तुर्क सरदारों ने बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा। इल्तुतमिश
शीघ्र ही दिल्ली पहुंच गया। आराम शाह भी उसके दिल्ली आगमन की सूचना पाकर दिल्ली तक आ पहुंचा, परंतु इल्तुतमिश ने उसे पराजित कर उसकी हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन गया। अब हम लोग इल्तुतमिश के बारे में डिस्कस करेंगे। इल्तुतमिश 1210 से 36 तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश शमी वंश का शासक था, जिसके कारण नए वंश का नाम शमी वंश पड़ा। भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक प्रारंभ इल्तुतमिश से ही होता है। इसके तुर्कों की भारत विजय को स्थापित प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था, क्योंकि मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक को प्रारंभ से ही इसे सर-ए-जहां अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया और राज्य को सुदृढ़ स्थिर बनाया। इसके अतिरिक्त इसका इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी, जिसके अंतर्गत सभी सैनिक को व गैर सैनिक अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। इक्ता अरबी शब्द है जिसका अर्थ भूमि है। यह भूमि इक्ता भूमि तथा इसके लेने वाले इक्तादार कहलाते थे। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम अरबी सिक्कों का प्रचलन किया था। उसने चांदी को टका तथा तांबे को जीतल का प्रचलन किया एवं दिल्ली में टंकसाल स्थापित किए थे। उसने 40 योग्य तुर्क सरदारों को एक दल चालीसा यानी चहलगानी का गठन किया, जिसने इल्तुतमिश की सफलताओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक था। इब्न बतूता के अनुसार उसने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित करवाई थी, जिनके गले में घंटियां लटकी हुई थी तथा जिनको बजाकर कोई भी व्यक्ति न्याय मांग सकता था। रणथंभौर जीतने वाला प्रथम शासक इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने मोहम्मद गौरी की स्मृति में मदरसा मुजी व अपने पुत्र की स्मृति में नासिरे मदरसा बनवाया था। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। उसने सुल्तानगढ़ी मकबरा अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद की कब्र पर निर्मित करवाया। यह भारत का प्रथम मकबरा था। 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई। अब हम लोग फिरोज शाह के बारे में पढ़ेंगे। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु के पूर्व अपना राज्य अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को सौंपने की इच्छा व्यक्त की थी। इसका यह कारण था कि उसके योग्य बड़े पुत्र लखनौती के शासक नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो चुकी थी तथा छोटा बेटा या पुत्र 3 फिरोज शाह एक दुर्बल और अक्षम व्यक्ति था। अब रजिया सुल्तान 1236 से 1239 ईस्वी तक शासन की, जो कि 3 वर्ष का उसका शासनकाल रहा। ग्वालियर से वापस आने पर इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। रजिया को अपने भाइयों और शक्तिशाली तुर्क अमीरों विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा। वह केवल 3 वर्षों तक शासन कर पाई। रजिया दिल्ली सल्तनत अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। रजिया ने प्रथा प्रथा को त्याग दिया और पुरुषों का समान कुआ यानी कोट और कुला यानी टोपी पहनकर दरबार में बैठती थी तथा शासन कार्य संभालती थी। लाहौर और सरहिंद में विद्रोह भड़क उठा
उसने स्वयं ही सेना के साथ मिलकर लाहौर पर आक्रमण कर दिया। जब वह सरहिंद की ओर बढ़ रही थी, उसी समय उसके खेमे में विद्रोह भड़क उठा। याकूत खां की हत्या कर रजिया को तबरहिंद यानी भटिंडा में बंदी बना लिया गया, परंतु रजिया ने अपने को बंदी बनाने वाले सरदार अल्तुनिया को अपने पक्ष में कर लिया, जिसके पश्चात रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर दिल्ली को फिर विजय करने और असफल कोशिश की। रजिया बहुत बहादुरी से लड़ी लेकिन पराजित हो गई। उन्हें भटिंडा की ओर वापस लौटना पड़ा, परंतु केवल हरियाणा के पास 13 अक्टूबर 1240 को कुछ डाकुओं द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। बहराम शाह 1240 से 1242। रजिया के पश्चात 1240 ईस्वी में बहादुर शाह सुल्तान बना, परंतु कुछ वर्षों तक ही गद्दी पर रह सका। वह नाममात्र का सुल्तान था। राज्य के वास्तविक शक्ति संचालन 40 गुलामों का दल करता था। 1241 ईस्वी में लाहौर पर मंगोलों ने आक्रमण कर दिया। 13 मई 1242 को बहराम शाह की हत्या कर दी गई। अब हम लोग पढ़ेंगे मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी तक। अलाउद्दीन मसूद शाह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र वह इल्तुतमिश का पुत्र था, जो एक दुर्बल और अयोग्य व्यक्ति था। वह नाममात्र का शासक था। इसके शासन काल में मलिक कुतुबुद्दीन हसन का नायब और अबू बकर का वजीर बनाया गया। बलबन ने षड्यंत्र कर मसूद शाह को गद्दी से हटा कर कैद कर लिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। अब हम लोग नसरुद्दीन महमूद के बारे में पढ़ेंगे, जो 1246 से 1265 तक शासन किया। 10 जून 1246 में युवा नसरुद्दीन महमूद शमी मलिकों द्वारा सुल्तान के पद पर आसीन हुआ। उसने तुर्की अमीरों की शक्ति का अनुमान लगाकर संपूर्ण सत्ता चालीसा यानी सरगना और नायब बलबन के हाथ में सौंप दी। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में समस्त शक्तियाँ बलबन के हाथों में थीं। 1266 ईस्वी में नसरुद्दीन की अचानक मृत्यु हो गई। वह शमी वंश का अंतिम शासक था। इसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए अगला शासक गयासुद्दीन बलबन बना। अब हम लोग बलबन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो 1265 से 1287 ईस्वी तक शासन किया। उल्लू खां नामक एक तुर्क सरदार 1265 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। वह अपने किताबी नाम बलबने के रूप में इतिहास में प्रसिद्ध हुआ है। इसने बलबनी वंश की स्थापना की। बलबन का पहला सुल्तान था जिसने राज्यत्व का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बलबन ने फारसी में नव वर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाले उत्सव नवरोज को भारत में आरंभ किया था। अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने चालीसा दल व नायब पद को पूर्णतः समाप्त कर दिया। बलबन ने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। बलबन की मृत्यु 1286 ईस्वी में हो गई थी। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, परीक्षा में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है वह एक मस्जिद है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण में योगदान नहीं दिया था?
तो कुतुब मीनार के निर्माण में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया था, जो कि ये बनवाया ही था, स्टार्ट किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी वह लाहौर थी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थानांतरित या स्थापित किया था? तो वह इल्तुतमिश, जो कि दिल्ली को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपना साम्राज्य की राजधानी घोषित की? तो वह इल्तुतमिश था, जिसने नियमित सिक्के जारी किए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश की राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो दिल्ली इल्तुतमिश की समय में राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। क्वेश्चन नंबर 11 है, मंगोलों के आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके शासनकाल में आया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खां, क्वेश्चन नंबर 12 है, चंगेज खां मूल नाम क्या था? तो चंगेज खां का मूल नाम तेमेचुन था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी? तो रक्त और लोह की नीति बलवान ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलवान से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी बलवान से संबंधित नहीं है। उसने इक्तेदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, ये बात बिल्कुल ही गलत है। बाकी ए, सी और डी बलवान से संबंधित सभी बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को ही खलीफा घोषित कर दिया था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।